दोस्तों मेरा उद्देश्य किसी को पढ़ाना नहीं है। हाँ, भले आप इसे देखकर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर सकते हो और पता कर सकते हो कि केमिस्ट्री के 3 चैप्टर, तीसरे चैप्टर, चौथे चैप्टर और 5वें चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है। वैसे दोस्तों हमने पहले और दूसरे चैप्टर का जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक था उनको ट्रिक के माध्यम से याद कर लिए हैं, जिसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक है, शुरू कर लेते हैं। गैसों का आचरण, तीसरे चैप्टर का नाम है और लुसेंट का बुक है ये, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसमें जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर दिख रहा होगा नोट में, परम शून्य ताप, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। सैद्धांतिक मतलब कि सिद्धांत के अनुसार, सिद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप मतलब वैज्ञानिक ने कुछ सिद्धांत बनाया और उसके आधार पर बताया कि इस दुनिया में सबसे कम ताप, सबसे कम संभव तापमान जो है -273 डिग्री सेल्सियस है। उससे कम तापमान हो ही नहीं सकता, ऐसा वैज्ञानिक का सिद्धांत है, ठीक है। और -273 डिग्री सेल्सियस को ही 0 केल्विन कहा जाता है और इसको परम शून्य ताप कहते हैं। इस ताप पर सभी गैस का आयतन शून्य हो जाता है। इस ताप पर सभी गैसों का आयतन जो है शून्य हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है नोट में, आदर्श गैसों की ऊर्जा मोल की संख्या पर निर्भर करती है। आदर्श गैसों की ऊर्जा मोल की संख्या पर निर्भर करती है। मोल की संख्या पर निर्भर करती है। आदर्श गैसों की ऊर्जा जो है मोल की संख्या पर निर्भर करती है। और तीसरा चैप्टर में बस यही 2 पॉइंट जो मेन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे है तत्वों का वर्गीकरण। वैसे तो ये पूरा चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इस चैप्टर को पूरा डिटेल में भी बताया हूँ, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ इम्पोर्टेंट का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर का जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। चलिए दोस्तों, इसको आज हम आवर्त सारणी के माध्यम से पढ़ेंगे, इसलिए आवर्त सारणी को मैंने ऐड किया है। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि परमाणु का आकार जो है ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है और बाएं से दाएं जाने पर घटता है। तो चलिए आवर्त सारणी में देख लेते हैं। जैसे कि आवर्त सारणी आपको दिख रहा है, इसमें ऊपर से नीचे आइएगा तो जो है आकार बढ़ता है, ठीक है, और बाएं से दाएं जाने पर आकार जो है घटता है और ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है विद्युत धनात्मकता, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है और बाएं से दाएं जाने पर घटती है। आयनन ऊर्जा ऊपर से नीचे आने पर घटती है और बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। विद्युत ऋणात्मकता ऊपर से नीचे आने पर घटती है और बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है, ठीक है। और आगे है इलेक्ट्रॉन प्रीति। इलेक्ट्रॉन प्रीति भी जो है नीचे आने पर घटती है और बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट है आगे। आगे है दुर्लभ मृदा। नोट में, दुर्लभ मृदा आवर्त सारणी में ज्ञात 118 रासायनिक तत्वों में से 17 तत्वों का एक प्रमुख समूह है। दुर्लभ मृदा जो है, दुर्लभ मृदा धातु इसे कहा जाता है और ये 118 में से 17 तत्वों का एक प्रमुख समूह है। प्रमुख रूप से लैथेनाइडस समूह, लैथेनाइडस समूह हम दोस्तों इसको कहते हैं। आइए देखते हैं आवर्त सारणी में। दोस्तों ये जो लाइन आपको दिख रहा है इसको कहते हैं लैथेनाइडस सीरीज, ठीक है। इसी को समूह भी बोला जाता है दोस्तों। यहाँ पर लिखा हुआ सम्मिलित रूप से दुर्लभ मृदा धातु के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इस लैथेनाइडस समूह के 15 तत्व स्कैंडियम और इट्रियम को मिला करके इसको दुर्लभ मृदा धातु के नाम से जाना जाता है। दुर्लभ मृदा धातु विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामानों में, जैसे कि डिस्क ड्राइव्स, MP3 प्लेयर्स, मिनिएचर चार्जेबल बैटरी, डिस्प्ले, मोबाइल का डिस्प्ले, टीवी मॉनिटर, नाइट विजन चश्मा, मोबाइल फ़ोन आदि के निर्माण में विविध रूपों में प्रयुक्त होता है, ठीक है। मिसाइल निर्देश प्रणाली, जेट फाइटर इंजनों, अंडर वाटर माइन डिटेक्टर्स आदि के निर्माण में भी इसका व्यापक महत्व है, ठीक है। आगे देखते हैं वैश्विक स्तर पर, मतलब विश्व के स्तर पर, दुनिया मतलब पूरे दुनिया के लेवल पर दुर्लभ मृदा निक्षेपों में के भंडारों के मामले में चीन पहले स्थान पर है, ठीक है। उसके बाद क्रमशः ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका एवं मलेशिया का स्थान है। इसको भी ट्रिक्स याद करते हैं क्रमशः लाइन बाय लाइन। तो सबसे पहले याद रखिएगा चीन बड़ा, आभा चीन बड़ा,
आभा रखता है, आम बात है, ठीक है। आम आम चिन्ह बड़ा आभा आम, चिन्ह बड़ा आभा रखता है, आम बात है, ठीक है। इस प्रकार याद हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार यह चैप्टर ख़त्म हुआ। लेकिन सॉरी दोस्तों, एक नोट बाकी है, इसको देख लेते हैं। निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है, वही वर्ग 4a के तत्वों का गलनांक उच्च होता है। वही 4a के तत्वों का गलनांक उच्च होता है। निष्क्रिय गैस जो है हीलियम, नियोन, इस सब का जो है गलनांक जो है निम्न होता है। वही वर्ग 4a के तत्वों का गलनांक उच्च होता है। चलिए दोस्तों, अब 5वें चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं, जो है रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन में दोस्तों देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर नोट लिखा हुआ है पिंक बॉक्स में। जालक ऊर्जा किसी रावा के आयनों को, रावा यानी कि क्रिस्टल, किसी क्रिस्टल के आयनों को एक दूसरे से अनंत दूरी तक अलग करने की आवश्यक ऊर्जा को जालक ऊर्जा कहते हैं। मतलब कि उस दोनों आयनों के एक दूसरे के अनंत दूरी तक अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को जालक ऊर्जा कहते हैं। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पर दिख रहा होगा NH4Cl में आयनी और सहसंयोजी उपसंयोजी आबंध होता है। NH4Cl ही एक ऐसा है जिसमें ये तीनों पाया जाता है, ठीक है। तीनों आबंध पाया जाता है। आयनी भी रहता है, आयनी बंधन भी होता है, संयोजी बंधन भी होता है, सहसंयोजी बंधन भी होता है, उप सहसंयोजी बंधन भी होता है। किसमें? NH4Cl में आयनी बंधन, संयोजी बंधन, उप सहसंयोजी बंधन होता है। और ये मैं अपने रिवीजन के बना रहा हूँ, इसीलिए मैं इतनी बार बोल रहा हूँ ताकि मुझे दोबारा याद करने की ज़रूरत न पड़े। चलिए दोस्तों, आगे है बंधन ऊर्जा का क्रम। देखिए, बंधन ऊर्जा का क्रम यानी कि ऊर्जा घट, मतलब कि किस बंधन में ऊर्जा सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक ऊर्जा त्रिबंध, मतलब 3 बार बांधिएगा तब ना ज़्यादा सबसे ऊर्जा रहेगा। तो त्रिबंधन ऐसे होता है, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा होता है। द्विबंध में उससे कम होता है, 2 लाइन रहता है इसमें। और एकल बंधन में 1 लाइन रहता है। तो मान लीजिए एक रस्सी से बांधिएगा तो कम ऊर्जा रहेगा कि नहीं, उसमें टूट जाएगा जल्दी। 2 ऊर्जा वाला तो का मुश्किल से टूटेगा, 3 वाला थोड़ा और मुश्किल से टूटेगा। तो ऊर्जा का क्रम में सबसे मजबूत हुआ त्रिबंधन। बंधन की दूरी किस में ज़्यादा होगा? जिसमें 3 रस्सी से बांधिएगा वो नज़दीक नहीं आ जाएगा, जिसमें 1 रस्सी से बांधिएगा वो दूर रहेगा। तो एकल बंधन देखिए, इसमें सबसे बड़ा हो गया, सबसे ज़्यादा दूरी हो गया, उससे कम द्विबंध, उससे कम त्रिबंध। चलिए आगे है बंधों की क्रियाशीलता। क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा किस में होगा? जिसमें ज़्यादा ताकत होगा वही ज़्यादा क्रियाशील होगा। तो त्रिबंध सबसे ज़्यादा ताकत है, उसके बाद कम द्विबंध, उसके बाद एकल बंध। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे दोस्तों है संकरण का प्रमुख प्रकार। दोस्तों परीक्षा में पूछे जाते हैं कि संकरण के कितने प्रकार होते हैं। तो संकरण के यही 6 प्रकार होते हैं, जिसको हमें याद रखना है। और इससे यह भी पूछा जाता है कि sp संकरण का जो है आकार क्या होता है। तो यह रेखीय आकृति का होता है, रेखीय यानी कि सीधा, रेखीय आकार का होता है। sp2 संकरण यह त्रिकोणीय आकार का होता है, ऐसे, ठीक है, त्रिकोणीय आकार का होता है। sp3 संकरण यह त्रिकोणीय पिरामिड के जैसा होता है, पिरामिडीय आकृति का होता है। sp3 त्रिकोणीय पिरामिडी आकृति का होता है। sp3d संकरण यह त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय आकृति का होता है। यह पिरामिड आ गया, इसमें सिर्फ त्रिकोण के साथ पिरामिड आ गया, इसमें द्विपिरामिड आ गया, मतलब कि उससे थोड़ा आगे बढ़ा है, ठीक है। इसमें 1 पिरामिड था, इसमें 2 पिरामिड आ गया। sp3d त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय आकृति होता है। sp3d2 यह अष्टफलकीय आकृति का होता है, अष्टफलकीय आकृति का होता है sp3d2। देखिए इसमें ध्यान से देखिएगा, sp3d2 अष्टफलकीय आकृति का होता है। उसके बाद है 6 नंबर पर है sp3d3 यह पंचभुजीय द्विपिरामिडीय, पंचभुजीय होता है, ठीक है, पंचभुजीय द्विपिरामिडीय आकृति का होता है। पंचभुजीय द्विपिरामिडीय आकृति का कौन होता है? sp3d3। इसी के साथ दोस्तों 5वां चैप्टर खत्म हुआ। धन्यवाद।